हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं लोकेश पाशा आपका अगेन स्वागत करता हूं अपने चैनल एनसीईआरटी लेट्स फील इट पर, जिस पर हम नई नई वीडियोस बार बार लाते रहते हैं। और सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ना क्रिएट होता जा रहा है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूं कि ये सब डिस्टरबेंस को रिमूव कर दूं, बट दैट डिस्टरबेंस इज नॉट रिमूव एट इजीली एज आई थिंक। That's why, so sorry for that. I try to remove it. I try to abolish it. ठीक है ना, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ जल्द से जल्द मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे से है ना करने का एक फिक्स स्केड्यूल बना दूंगा। एक ऐसी तरह से बना दूंगा कि आप लोग कहेंगे सर मजा बांध दिया, मजा आ गया, दिल में सुकून मिल गया और कुछ हमें चाहिए ही नहीं, जिंदगी से अमृत प्राप्त हो गया। ये सब चीज मैं आपके लिए करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम बिज़नेस स्टडी की बात कर रहे थे और बिज़नेस स्टडीज़ में है ना मैंने अब की बार जो टॉपिक उठाया वो है ऑर्गेनाइजिंग। दैट टॉपिक इज़ वेरी, वेरी लेंथी टॉपिक। दैट्स व्हाई यू आर नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आपकी एज में है ना आप लोग सोचते हैं कि भाई 1 मिनट, आप लोग सोचते हैं कि ना यार ये तो बड़ा लेंथी टॉपिक है, मतलब ये बहुत बड़ा होगा। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन में आपने देखा यार कितना लंबा क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, तो मतलब वो क्वेश्चन अब आपको आना ही नहीं, क्योंकि वो आपने पहले ही देख लिया कि यार ये तो एक डायनासोर की शेप के बराबर है और हम तो चींटी हैं, चींटी इसके सामने। अब चींटी के सामने डायनासोर को खड़ा कर दिया जाए तो चींटी तो मरनी है। अब यही आप सोच रखते हैं, इसलिए आपको ये सब कुछ है ना डिफिकल्ट लगता है। ऐसा मत सोचिए, ये सोचिए कि आप चींटी हैं, सामने वाला हाथी है, उसकी सूंड में घुस के उसकी नाक में दम करना आपके हाथ में है। वो आपको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसको आप दिखोगे ही नहीं, लेकिन आप उसको देख रहे हो बड़े ध्यान से। तो ऐसे समझो ना, ना कि उससे डर के चुपचाप बैठ जाना। डर के बैठने से कुछ नहीं मिलता, मिलता है आगे बढ़ने से, लड़ने से। करेंगे। हाँ, हमने उठाया ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, ठीक है? चैप्टर है ना ये मोस्टली कहता है कि कैसे हमने है ना प्लानिंग वगैरह कर ली। अब इस प्लानिंग को है ना आगे बढ़ाना है, इस प्लानिंग पे हमें खड़े उतरना है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग उठाना है। POSDC बार बार मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हर चीज एक वे में चलती है। ये एक साइंटिफिक मेथड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 चीज़ों को वे वे बाय वे या टर्न बाय टर्न आपको उठाना है। इफ यू डू दैट देन यू विल सक्सीड इन योर एम। ठीक है ना? आपने जो एम लिया है उसमें सक्सीड कर जाओगे। देखो, ऑर्गेनाइजिंग की अब बात करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस व्हिच हेल्प टू यूज़ थिंग्स, पर्सनल एक्सेट्रा। थिंग्स की मतलब जो हमने है ना रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उनकी, एंड पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स के लिए, और काफी कुछ विद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू डू एनी एक्टिविटी। इनकी हेल्प लेते हैं हम इन दोनों की, और इन दोनों को मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके, थिंग्स और पर्सनल को ऑर्गेनाइज करके और भी कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके हम इफेक्टिव और एफिशिएंट वे से किसी एक्टिविटी को कंप्लीट कंप्लीट करते हैं। ये हमको दिखाता है ऑर्गेनाइजिंग। लाइक दैट हम देखते हैं, मैं 2 लड़कियों के नाम लेता हूँ। देखो जैसे कि हमारे स्कूल में हैं लड़कियाँ, एक का नाम कनक, एक का नाम कीर्ति, ठीक है? तो देखो हमने एग्ज़ाम्पल उठाया, लाइक कीर्ति इज़ अ सुपरवाइज़र एंड कनक कनक इज़ अ एम्प्लॉयी, ठीक है? अब एम्प्लॉयी की जो क्वालिटी है उन सबको देखते हुए कीर्ति ने कनक को वर्क ऐसे दिया, है ना? कीर्ति ने कनक को वर्क दिया। कीर्ति को पता है कि कनक में क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उसकी क्वालिटीज़ को देखकर कीर्ति ने वर्क दे दिया। अब इस वर्क को कंप्लीट कौन करेगा? कनक करेगी। लेकिन जो कीर्ति ने वर्क उसे दिया है, वो कुछ ना कुछ सोच के दिया होगा ना, प्लानिंग तो की है, लेकिन प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट करना ऑर्गेनाइज़िंग का मतलब हो गया, ठीक है? स्टार्टिंग में ह कीर्ति ने प्लानिंग की कि ये इंसान इन कामों में अच्छा है, तो है ना कनक इस काम में अच्छी है, तो कनक को है ना ये वर्क देते हैं हम। कीर्ति ने सोचा कि कनक को हम ये वाला वर्क देते हैं। अब ये वाला वर्क हाँ, कनक कर लेगी, ऐसा सोचा अभी तक। लेकिन वी नो अबाउट दैट इफ वी सिट इन अ सिंगल सीट एंड ट्राई टू थिंक, ओवरथिंक, देन दिस इज़ नॉट अ कंप्लीशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। ये हमारा कोई प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने का काम नहीं है। ये हमारा सिर्फ प्लानिंग करना है, और कितनी प्लानिंग करोगे?
प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उस पे स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं। देन सेकंड वे टू ऑर्गेनाइज एंड टेक द एक्शन। समझे? मतलब पहले हमारा दिमाग में काम हो रहा था, अब हमारा काम हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग टू टेक एन एक्शन। एक एक्शन किया हमने और वो हमारा काम ऑर्गेनाइजिंग कहलाया। ठीक है? To use things personal etc with effective and efficient way to do any activity। ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग की एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। आप है ना अपने पेपर्स में चाहे तो किसी न किसी एक फेमस ऑथर की डेफिनेशन को लिख के रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। छोटी से छोटी डेफिनेशन कोई भी आप निकाल लेना, बहुत अच्छा रहता है। इससे सामने वाला देखता है कि यार ऑथर की डेफिनेशन से याद है, लेकिन बस एक ही बार लिखिएगा और उसको डिस्क्राइब करने में पूरा एक पेज निकाल दो, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे ऐसे में। तो देखो, अगली बात हम करते हैं स्टेप्स की। ऑर्गेनाइजिंग किन स्टेप पर अपने कदम बढ़ाता है? सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते हुए है ना एक एक स्टेप लिया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कौन कौन से स्टेप्स लेता है? वो अचीविंग द गोल। ठीक है? तो देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइविजन ऑफ वर्क। कितनी बार सुना है ये वर्ड? मैंने आपको कितनी बार बता दिया, याद है? मैंने आपको मैनेजमेंट के बारे में बताया था, तब डाइविजन ऑफ वर्क बोला था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला था, फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक नेचर एंड परवेसिव कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, वेरियस थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस मेथड। कहा था ना मैंने कई बार आपसे, इसमें भी यही तो है, बस डाइविजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग का मेन मोटिव है वर्क को डिवाइड करना पर्सनल्स के थ्रू। पर्सन क्या चाहते हैं, कौन से वो स्पेशल है किस काम में, तो उनको वही काम देना कि आप लोग इसमें स्पेशल हो, आप ये काम करो और ये काम करोगे तो आप है ना इतना अच्छा अचीव कर सकते हैं। ऐसी बातों को सोचकर हम है ना किसी को ये काम दे देते तो वो हमारा ऑर्गेनाइज हो गया ना, हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने काम को डिवाइड किया। समझे? इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हैं, लेकिन पॉइंट्स हर पॉइंट है ना एक दूसरे से मैच खा रहा है, तो ध्यान से देखना। डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड, डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन सेम पॉइंट आ गया। कैसे सेम पॉइंट आ गया? वी कैन डिवाइड वर्क इन 4 पार्ट्स। ठीक है? लाइक वी वी मेड अ कार। ठीक है? हम एक कार बनाते हैं। कार को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इधर हमने एक एक डिपार्टमेंट बना दिया और वो डिपार्टमेंट का काम होगा टू प्लान करना। सेकंड को बना दिया टू एग्जीक्यूट। ठीक है? जैसे कि एक इस डिपार्टमेंट को हमने काम दे दिया कि है ना तुम एक्सटर्नल बॉडी बनाना, और इस वाले डिपार्टमेंट को काम दे दिया कि तुम इंटरनल बॉडी बनाना। ठीक है? और फिर इस वाले डिपार्टमेंट को हमने काम दे दिया कि तुम अब बचे हो तो तुम है ना सेल्स पे ध्यान देना कि है ना इस कार को है ना सेल करने के लिए क्या एडवर्टाइजमेंट चाहिए, किस तरह से हमको है ना ये मार्केट में शो करनी चाहिए, क्या-क्या हम फील्ड को अपना सकते हैं इस कार को है ना मार्केट में एक्सपेंशन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, कि हम है ना इसे मार्केट में पहले तो ला सकें, लाकर इस मार्केट में हम इसे चला सकें कि मार्केट वालों को हमारी भी कार पसंद आने लगे। ऐसी चीज़ सोची जाती है इस मेथड में, डिपार्टमेंटलाइजेशन में। समझे? अब असाइन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, फिर से वही बात आ गई। डाइविजन ऑफ वर्क, वर्क को डिवाइड करना। वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं? 2 वे से। पहला, वर्क को डिवाइड करो अंडर डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंटलाइजेशन। वर्क को डिवाइड करो अंडर पर्सनल्स, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ड्यूटी असाइन करो, लोगों से कहो आप इसमें अच्छे हो तो आप इस डिपार्टमेंट को पकड़ो। सामने वाला सेल्स में अच्छा है, सेल्स में डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट में डाल दिया, क्योंकि उसे पता है लोगों को क्या चाहिए। सामने वाला मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा है या फिर कंस्ट्रक्शन में अच्छा है, तो उससे कहा तुम दोनों चीज़ में अच्छे हो तो तुम इंटरनल ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो कि एक्सटर्नल बॉडी पर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो। उसकी एफिशिएंसी देखी, इफेक्टिवनेस देखी और उसके बाद किसी एक में इसको डाल दिया। तीनों आ गए ना सेम सेम सी पर? बिल्कुल सेम बात हो गई, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज हो गई ना सेम बात। अगली, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशन, रिपोर्टिंग रिलेशन। इन तीनों के मिक्सचर को इसमें डाल दिया। इन तीनों के मिक्सचर को इसमें कैसे डाला? जैसे कि पहला हमने देखा डिवाइड कर रहे हैं वर्क को, दूसरा हमने देखा कि डिपार्टमेंट में है ना उस वर्क को करने वालों को डाल रहे हैं कि जो वो ऐसे अपने वर्क को करेंगे
जैसे कीर्ति, कनक जिस वर्क को कर रहे हैं, उस वर्क को डिपार्टमेंट वाले संभालते हैं, ठीक है? अब डिपार्टमेंट वाले संभालते हैं तो कीर्ति और कनक तो अपने लिए क्या है, जिनको हमने ड्यूटीज़ असाइन करी है ना? लेकिन अब ये किसको रिपोर्ट करेंगे? कनक का हमें पता है, कनक किसको रिपोर्ट करेगी? कनक जो हमारी एम्प्लॉयी है, वो रिपोर्ट करेगी कीर्ति को, क्योंकि कीर्ति कनक की सुपरवाइज़र है। देन शी रिपोर्ट टू द कीर्ति, ठीक है ना? कीर्ति को रिपोर्ट करेगी वो। अब इसने कीर्ति को रिपोर्ट की, मतलब कनक ने कीर्ति को रिपोर्ट की, ठीक है? मतलब रिपोर्टिंग एंड रिलेशंस, समझे? कनक ने कीर्ति को रिपोर्ट किया और कीर्ति ने किसी और को रिपोर्ट किया जो उसका भी ऊपर काम करता है। ऐसे रिपोर्टिंग रिलेशंस बनाने पड़ते ना, कि हमने जो भी आज काम किया उसको हम बताएँगे कि हमने ये काम किया है, इस तरह से किया है और इतना हमने आज इसमें अचीव किया है। तो ये सारी चीज़ होती हैं रिपोर्टिंग रिलेशंस। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड दैट मेथड वेरी ईज़िली। ये जो मैंने मेथड आपको समझाया बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, मैं सोच सकता हूँ ये बात। अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा-सा रिवाइज़ कीजिएगा। इससे अच्छा अगर आप कहेंगे तो और भी ट्राई करूँगा बताने की। सीधी-सी बात ये है, एक डिवीज़न करते सबसे पहला काम होता है स्टेप ऑर्गेनाइज़िंग का, कि वर्क को डिवाइड करो जिससे कि वर्क को ईज़िली कंप्लीट कर सकें। दूसरा वर्क कि उसको डिवाइड करोगे तो उसको कितने वे में डिवाइड करोगे, 2 तरह से। पहला रिसोर्सेज़ के हिसाब से वर्क को डिवाइड करना, कि है ना कितने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं हम। अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, तो ये रिसोर्सेज़ हो गए। दूसरा कि है ना कितने ड्यूटीज़ को असाइन कर सकते हैं हम, ठीक है ना? तो ऐसे हमने 2 तरह से है ना डिवीज़न ऑफ वर्क को उठा लिया और पहला डिपार्टमेंट के तौर पे हमने है ना ऐसे डाल दिए, डिपार्टमेंट्स डाल दिए और डिवाइड कर दिए वर्क को। फिर हमने ड्यूटीज़ असाइन कर दी, तो उन ड्यूटीज़ को असाइन करने के बाद फिर वर्क को डिवाइड किया। दोनों चीज़ एक ही बता रही हैं, लेकिन अब वर्क को डिवाइड कर दिया डिपार्टमेंट और ये जो सिंगल लोग हैं, जो इनको ड्यूटी असाइन करी है, वो किसको रिपोर्ट करेंगे? वो रिपोर्टिंग रिलेशन बनाएँगे अपने सुपरवाइज़र, अपने ओनर, इनमें इनको रिपोर्ट करेंगे ना, तो ये रिपोर्टिंग रिलेशन बना दिया। स्टेप्स समझ गए होंगे आप? बहुत ईज़ी स्टेप्स हैं। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंस पे आते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्या है इसकी इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल सी बात है। जब हम ये देख रहे हैं कि वर्क को डिवाइड किया, पर्सनल को डिवाइड किया, डिपार्टमेंट को डिवाइड किया और रिपोर्टिंग रिलेशन बनाया, तो हमको और क्या-क्या चीज़ देखने को मिलती हैं? हमको देखने को पड़ी स्पेशलाइज़ेशन। स्पेशलाइज़ेशन हमें दिखाती है कि जो हमने ड्यूटीज़ असाइन की थी ना, वो ऐसे तो है नहीं कि किसी सेल डिपार्टमेंट के इंसान को हमने कह दिया जा मैन्युफैक्चर कर, या किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट को कह दिया कि तू है ना सेल कर। समझे? तो ऐसे तो हमने नहीं किया ना, हमने इंसान की क्वालिटी देखी कि वो क्या कर सकता है, उसकी स्किल्स को जाना, तब जाके हमने उसे एक स्पेशल वर्क दिया। तो हमें क्या मिला? हमें बेनिफिट मिले स्पेशलाइज़ेशन के, एक सिंगल पर्सन के। क्लैरिटी इन वर्किंग कंडीशन। अगर हम देखें, हमने एक इंसान को वर्क दे दिया कि भाई आपको सिर्फ़ मैन्युफैक्चर में काम करना है, ये पूरी प्रोसेस को आप समझते रहे ना, ये हम 4 वे में चलाएँगे। पहला हमारा होगा प्लानिंग का, दूसरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग का और तीसरा हमारा सेलिंग का, ठीक है ना? इस 3 वे में अपन चलाते हैं इनको, ठीक है? तो देखो, क्लैरिटी इन वर्किंग कंडीशन, पर्सनल को हम स्पेशलाइज़ेशन के हिसाब से उठा रहे हैं, तो मतलब वो एक चीज़ में बहुत सही है। अच्छा है वो काम करने में उस काम को। अब उस काम को करने में अच्छा है, तो उस काम के साथ-साथ हम देखते हैं कि ये जो वर्किंग कंडीशन है उसकी, वो इसी काम पे रहे, ना कि वो किसी और काम पे भी जाए। क्योंकि वो किसी और काम पे गया, तो इस काम से उसका मन हटेगा, समझे? मतलब इस एक काम को तो वो अच्छे से कर ही रहा है, लेकिन उसको किसी दूसरे काम में डाल दिया, तो इस काम पे जो उसका मन है, वो कम होगा और दूसरे काम पे उसका मन लगेगा। मतलब दूसरे काम पे भी उसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वाले रास्ते को काट दो और इधर से साइड कर दो। उसको सिर्फ़ एक ही काम दो और वो एक काम होगा ये कि उसको एक क्लैरिटी दो कि है ना, आपको सिर्फ़ एक ही जगह काम करना है और आपकी वर्किंग कंडीशन फिक्स हो चुकी है। समझे? हाँ जी। अब ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़, सीधी-सी बात है, जो इंसान को है ना स्पेशल स्किल्स है जिसकी, वो है ना ऑप्टिमम यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्स ही करेगा।
वो एफिशिएंटली काम करेगा, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंटली, टाइम एंड रिसोर्सेज के हिसाब से बढ़िया से काम करेगा, क्योंकि वो स्पेशल है उस चीज़ में, और स्पेशल है तो उसको वर्किंग कंडीशन हमने दे दी, और वर्किंग कंडीशन दे दी तो हमने उसके जो यूटिलाइज़ेशन है ना, उसका रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने का तरीका, उसकी वजह से हमें फ़ायदा हुआ, ऑर्गेनाइज़ेशन को फ़ायदा हुआ। थर्ड हम देखते हैं एडॉप्शन टू चेंज। एडॉप्शन टू चेंज, ये थोड़ा अलग टॉपिक आ गया। एडॉप्शन टू चेंज ये एक अलग फीचर हो गई, लेकिन रियलिटी ये है कि जब हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, ठीक है, अभी आपका ध्यान पढ़ने पर है, आप क्या करोगे, आप ये सोचोगे कि इस चीज को किस तरह से हम इजी बनाए कि है ना ये हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि किस तरह से है ना मॉडर्नाइजेशन को अपनाते हुए आप लोगों को इजी से इजी तरह से समझा सकूं, सोचता हूँ ना मैं, तो उसी सोच की वजह से मेरा इसमें क्या होता है, मैं डायनेमिक नेचर को कोऑपरेट करते चल रहा हूँ ना, है ना? डायनेमिक नेचर मुझसे कहता है मॉडर्नाइजेशन अपनाओ, आगे बढ़ना है, टीचिंग को आगे लेके जाना है, तो सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी अपने आप को शो करो। ऑनलाइन में अपने आप को कैसे शो करो कि जो काम आपने लिया है, उस काम को मार्केट में देखो लोग कैसे कर रहे हैं। अगर लोग अगर लोग किसी अलग वे से कर रहे हैं उसी काम को, तो उस काम को भी आप है ना अपना तरीका निकालो, उसका वे अपनाओ और खुद का एक अलग वे अपनाओ, और दोनों का वे को मिलाकर एक नया वे निकालो। ये हमसे कहता है एडॉप्शन ऑफ चेंजेस मीन्स डायनेमिक प्रोसेस, हेल्प टू अचीविंग डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगला डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जैसे कि मानो मैं है ना एक एम्प्लॉई हूँ, जैसे कि कनक एक एम्प्लॉई थी, है ना? कनक एक एम्प्लॉई है, कीर्ति एक सुपरवाइजर है। अब कीर्ति का प्रमोशन होगा, कीर्ति आगे चली गई, तो कनक तो उसके अंडर में काम कर रही थी ना, है ना? अब कनक उसके अंडर में काम कर रही, मतलब कनक बहुत अच्छे से काम सीख गई। कीर्ति की मनचाही है वो, कीर्ति की बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी है वो, तो कीर्ति है ना क्या करेगी, उसका नाम रिकमेंडेड कर देगी कि आगे कि इसको सुपरवाइजर बनाया जाए। ठीक है? कंपनी देखेगी कि इसको कितने साल हो गए, ये कैसे काम कर रही है। अगर उसको अच्छा लगा कंपनी को, और कीर्ति ने कनक का नाम आगे बढ़ाया कि इसको सुपरवाइज़र बनाया जाए, तो कीर्ति के लिए एडवांटेज हो गया कि वो अब डेवलप करेगी। वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जंप खा गई। वो एक जगह से दूसरी जगह पे एक हेड बन गई। पहले एक एम्प्लॉयी थी जो खुद का काम करती, अब वो हेड है जो है ना करीब 5 से 10 लोगों को सँभालेगी। तो एडवांटेज हुआ ना उसका, मतलब डेवलपमेंट हुआ एक पर्सनल का, ठीक है? अब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये क्या कहता है हमसे? ये हमसे कह रहा है कि इससे देखो पर्सनल का एक्सपेंशन हुआ, और स्पेशलाइजेशन, वर्किंग कंडीशन, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्किंग कंडीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट हुआ, दोनों का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ ना? अब फिर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वही बात आ गई। अच्छे से काम करोगे, एक स्किल को लेके काम करोगे, तो मतलब आपका काम है ना बिल्कुल इफेक्टिवली चलेगा। आप कम से कम समय में उस काम को कंप्लीट कर पाओगे। सही है? बस ये पॉइंट समझ में आए? क्या पॉइंट कहा है? पॉइंट्स कहते थे इम्पोर्टेंस की हम बात करें कि एक पर्सन को स्पेशलाइजेशन हो, हमें स्पेशलाइजेशन उससे मिला। फिर कनक को स्पेशलाइजेशन है, कनक स्पेशल है, किसी स्किल को लेकर बैठी है कनक जिसमें बहुत अच्छी स्किल सॉरी कनक एक बहुत अच्छी स्किल को लेके है ना तैयार है, तो उसको है ना वो स्किल के लिए हमने पे किया और वो हमारी तरफ से काम कर रही है। स्किल दे दिया, उसको एक जगह का पाथ बता दी कि आपको तो सिर्फ यहाँ पे आना है, यहाँ पे काम करना है, अपना मन चाहे काम अच्छे से करना है, अलग-अलग तरीके अपनाना चाहो तो अपनाओ, बस सुपरवाइज़र से पूछो। क्लैरिटी ऑफ वर्किंग कंडीशन दे दी, फिर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वो अपने आप से करेगी क्योंकि उसको स्किल है, फिर वो चेंजेस को अडॉप्ट करेगी क्योंकि वो सिर्फ एक ही जगह पे देख रही है, और वो मार्केट में से आती है तो उसको पता है मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ उन मार्केट वालों को चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अभी ये चारों चीज़ उसने अपना ली तो उसका खुद का भी डेवलपमेंट होगा, ये पक्की बात है। फिर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब डेवलपमेंट उसका हो रहा है तो मतलब पर्सनल डेवलपमेंट भी हो रहा है,
पर्सनल का डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल का डेवलपमेंट भी हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ रही है, एक्सपांड कर रही है, ग्रोथ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। अगला इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, वो जो काम कर रही है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब एफिशिएंसी से तो कर रही है, लेकिन उसकी वजह से इफेक्टिवली भी काम हो रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो काम करने वाले डॉक्यूमेंट्री लोग हैं, जो है ना डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन लोग हैं ना, वो भी है ना इफेक्टिवली अपने काम पे है ना फोकस कर पा रहे हैं उस वजह से। क्योंकि इनडायरेक्ट वे में एक वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो है ना जो सुपरवाइज़र होगा उसको दिक्कत नहीं है, उसको डर नहीं है कि वर्कर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। इस चीज़ का वो है ना टेंशन छोड़ देगा और वो अपना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अपना पाएगा। समझे? ये हमने पढ़ लिए क्या-क्या स्टेप्स पढ़ लिए, देन इम्पोर्टेंस पढ़ ली। अब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं इधर से फंक्शनल स्ट्रक्चर, और सेकंड होता है डाइविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर किस कंपनी में काम करता है? ये काम करता है एक सिंगल कंपनी में। जैसे कि सूटेबल किस-किस पर है ये सूटेबल है फर्स्ट इज़ सिंगल सिंगल प्रोडक्ट। ऐसी कोई कंपनी जो कि सिंगल प्रोडक्ट पे काम करती है। हम कहते हैं हमने उठाया कि है ना एक कंपनी है जो काम कर रही है कार बनाने पर, ठीक है? हमने उठा ली रॉयल्स रॉयल, ठीक है? रॉयल्स रॉयल उठा ली हमने, ये कंपनी है। इसने है ना गाड़ी बनाने पे काम किया। अब इसको पता है कि इसको सिर्फ़ गाड़ी से मतलब है। अब ये कोई मैगी, पास्ता इन चीज़ों को थोड़ी बनाएगी। तो ये सिंगल मोटिव के हिसाब से चल रही है कि हमें तो गाड़ी बनानी है, उसको आगे बढ़ाना है। तो मतलब सिंगल प्रोडक्ट हो गया इसका। सिंगल प्रोडक्ट के बाद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी। ये ऐसे चाहे सिंगल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इसकी एक्टिविटी तो डिफरेंट होंगी ना। मैंने अभी नीचे बताया था, ये होगा जो प्लान करेगा कि गाड़ी को कैसे ब्लूप्रिंट वगैरह ये सब बनाएगा। फिर ये होंगे जो कि है ना मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे गाड़ी के। फिर ये होंगे जो है ना एडवर्टाइज़मेंट और सेलिंग पे काम करेंगे गाड़ी के। तो है ना अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बनाए ना, और ये डिपार्टमेंट्स क्या कहते हैं डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, अलग-अलग एक्टिविटी करी जा रही हैं। फिर हाई स्पेशलाइज़ेशन, स्किल एंड नॉलेज। अब जो अगर एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं ये लोग, तो एक प्रोडक्ट की इनको जो नॉलेज होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? क्योंकि सिर्फ़ एक ही पाथ पे देख रहे हैं। अगर हम अपनी पूरी नज़र को 90 डिग्री पर रखें और ऐसे देखें बिल्कुल सीधा, तो हमको जो सामने है वो बहुत अच्छे से दिखेगा ना, लेकिन अगर हम इधर-इधर भी देखें, तो हमारा सामने वाला भी थोड़ा-सा धुंधला हो जाएगा दिखने में। इसलिए वो कंपनी इधर नहीं देख रही है, कंपनी सिर्फ़ सीधी देख रही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर देख रही है, एंड दैट फंक्शनल स्ट्रक्चर हेल्प टू स्टेप फॉरवर्डिंग, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इस हाई स्पेशलाइज़ेशन देता है, स्किल्स देता है एंड नॉलेज देता है। समझे फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब? ये है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगला फंक्शनल स्ट्रक्चर का हो गया। अब इसके बाद एडवांटेज। अब अगला भी अपन अभी चलो अभी अपन बाद में करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि है ना ये काफ़ी अब लंबा होने वाला है वीडियो, तो अगला पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। तो बाय बाय।